वेलकम अगेन इन आवर क्लास। देखिए, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि भारत में मूल रूप में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसमें यूनिटरी सिस्टम के भी, एकात्मक व्यवस्था के भी अनेक लक्षण पाए जाते हैं। तो जो फेडरल सिस्टम की बेसिक बातें हैं वो हमने पिछली क्लास में देख ली थी कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला है, लिखित है। भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है। भारत का संविधान कैसा है, कठोर है। भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत के संविधान में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और उसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी दिया हुआ है। और जो उच्च सदन है जिसे कहा जाता है राज्यसभा, वो राज्यों का सदन है। देखिए, इसके अलावा भी जो संघीय शासन व्यवस्था की कुछ बातें होती हैं, जैसे दोहरी नागरिकता, वो हमारे देश में क्या है, पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती। इसके अलावा हमारा संविधान कठोर है तो कुछ परिवर्तन लचीले तरीके से भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय सदन है उसमें राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट फेडरल सिस्टम हो तो वहाँ पे समान रूप से राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान मूल रूप से फेडरल है, लेकिन उसमें यूनिटरी सिस्टम के भी काफ़ी तत्व जुड़े हुए हैं। आज हम जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी बातें हैं, किस तरीके से बातों को ऐड किया गया है, वो हम देख रहे हैं। देखिए, यूनिटरी सैलेंट फीचर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम दो भागों में इसको बांट रहे हैं। एक तो है अंतरंग में। अंतरंग का मतलब कि जो इनर रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़े हुए हैं, और दूसरा है बहिरंग में। बहिरंग का मतलब ये है कि जो टाइमली हमारे सिस्टम के साथ जो ऐड हो गए हैं, जिनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया, बल्कि टाइमली वो क्या हैं, एडअप हो गए। तो पहले हम देख रहे हैं अंतरंग के तत्व। अंतरंग में पहला पॉइंट है इकहरी नागरिकता। देखिए, यू सा अबाउट सिटीजनशिप, यू सा अबाउट सिटीजनशिप, आपने नागरिकता के बारे में देखा था। और जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की और एक राज्यों की। लेकिन हमारे देश में नागरिकता इकहरी है, सिंगल सिटीजनशिप है। वी ऑल आर एन इंडियन, वी ऑल आर एन इंडियन, हम सारे के सारे क्या हैं, भारतीय हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तभी से ही आपको ये सिखाया जाता है कि हम भारत के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। एक स्कूलों में आपको प्रतिज्ञा करवाई जाती थी कि हम सब क्या हैं, भारत के रहने वाले हैं और भारत में ही निवास करते हैं और बंधुत्व की भावना के साथ हम रहेंगे। तो भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है, सिंगल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को इंडिया में नहीं अपनाया गया। उसके बाद है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। देखिए, हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर्स तो हैं। और आपने ये भी देखा था कि जो संविधान है, संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 सूचियाँ बनी हुई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें टोटल विषय हैं 97। इसमें विषय हैं 66, 66 और समवर्ती सूची में विषय 47। तो संघ सूची में जो विषय हैं वो कितने हैं, 97।
राज्य सूची में विषय हैं 66 और समवर्ती सूची में विषय हैं 47। तो देखिए पहली नज़र में ही आपको समझ में आ रहा है शक्तियाँ ज़्यादा किसके पास हैं, केंद्र के पास है या राज्यों के पास। नेचुरल रूप में किसके पास हैं, केंद्र के पास। और जो समवर्ती सूची हैं इन पे भी दोनों कानून बना सकती हैं, और यदि कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियां हों तो केंद्र राज्य सूची के इन विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो हमारे देश में शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन वो विभाजन किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में है, इसलिए हम इसे एकात्मक व्यवस्था में देखते हैं। उसके बाद है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। जनरली ये होता है कि जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पे केंद्र और राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, संविधान अलग अलग होता है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केंद्र और राज्यों के लिए एक ही है, उनके लिए अलग अलग संविधान नहीं बने हुए। You earlier saw that in 5th part all type of provision of our central government and in 6th part all type of provision of our state government। तो 5वां भाग भी हमारे संविधान का है, 6ठा भाग भी हमारे संविधान का है। एक में केंद्र के बारे में बता दिया तो दूसरे में राज्यों के बारे में बता दिया। उसी संविधान में ही उल्लेख है, उसी संविधान में ही वर्णन है, अलग से कोई भी संविधान नहीं बनाया गया। जबकि मूल रूप में जो फेडरल सिस्टम होते हैं वहाँ पे संविधान अलग अलग होता है। उसके बाद है केंद्र राज्य की सीमाओं में परिवर्तन में सक्षम, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना चाहती है तो ये अधिकार किसके पास है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे आपने उत्तरांचल का नाम सुना होगा, वो पहले यूपी का पार्ट था। छत्तीसगढ़ का नाम आपने सुना था, वो मध्य प्रदेश का पार्ट था। आपने झारखंड का नाम सुना है, वो पहले बिहार का पार्ट था। आपने तेलंगाना का नाम सुना है, वो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। तो ये जो अलग अलग बाद में नए राज्य बनाए, वो किसने बनाए हैं, केंद्र सरकार ने बनाए हैं। उसके बाद है एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था सेंट्रलाइजेशन जुडिशियल सिस्टम। सबसे नीचे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सबसे नीचे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो जुडिशियल सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज है। उसके बाद है संकट काल में एकात्मक शासन। You saw our Constitution 18 part and in 18 part you saw emergency trends in India। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, कि अगर देश में कोई युद्ध या युद्ध जैसा माहौल है, या राज्यों में कोई संवैधानिक तंत्र की विफलता है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ऐसे समय में देश में पूर्ण रूप से एकात्मक शासन लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जो प्रत्येक राज्य में गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, केंद्र के द्वारा होती है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक वैसे ही ये कार्य करते हैं जैसे सेंटर में राष्ट्रपति काम करते हैं, वैसे प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर या राज्यपाल होते हैं। उसके बाद है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। दुर्बल का मतलब वीक, कि फाइनेंशियली इकोनॉमिक जो कंडीशन है, आपको पता ही है कि प्रत्येक राज्य किस पे डिपेंड करता है, टैक्स पे, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो समय समय पे ये सेंटर से क्या है, अपना जो अनुदान है और जो फाइनेंस के लिए अलग अलग पैकेज हैं, उनकी क्या करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से आज लगभग सभी राज्यों की स्थिति क्या है, वीक है, कमज़ोर है। उसके बाद है कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पास। इसका मतलब ये है कि जब राज्य विधानमंडल अपना बिल पारित करके राज्यपाल के पास भेज देती है, तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं
कि कुछ विधेयकों को राज्यपाल किसके पास फॉरवर्ड कर देता है, राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो उसमें भी कौन पावरफुल हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है। उसके बाद है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। दो राज्यों के बीच में कोई सीमा विवाद है, कोई नदी जल पानी का विवाद है, तो एक बनी हुई है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल में ऐसे मुद्दों को रखा जाता है और जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसमें भी जो डोमिनेशन है वो किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। तो इस तरीके से केंद्र राज्यों के बीच में विवादों का निपटारा भी करवाती है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारे संविधान के इनर पार्ट में इन तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा हम किसी भी देश में यूनिटरी सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो ये तो हैं हमारे संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।